हाँ प्लीज वेट एक मिनट। गुड मॉर्निंग। ऑडिबल। नहीं डन। हाँ जी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? गुड। ऑल गुड। ओके। ठीक है। गाइस एक मिनट देना मुझे, ठीक है? आ ही नहीं रहा, उसमें इतना लेट आ रहा है। कहाँ सही से आ रहा है? देखो, कट कट के आ रहा है। एक मिनट देना प्लीज यार, ठीक है? कट कट के आ रहा है यार, वापस करो उसको।
चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग आने ना यहाँ से, हो ना। मॉर्निंग, कितने चक्कर मारे? हाँ, चक्कर नहीं मारे तुम्हें? लेट क्यों हो? हाँ जी, ऑडिबल ना हो? हाँ हाँ, जाओ 10 चक्कर मार के आओ, 10 10 चक्कर। चलो, जो जितने लेट हैं सब मारो, 20 चक्कर होगा उनके, देख के आओ। चलो ठीक है, अभी ऑडिबल? यार वो थोड़ा कुछ सेट कर रहे थे, हुआ नहीं, चलो दोपहर में देखेंगे। ऑडिबल? तुम लेट क्यों हो तुम लोग? हाँ, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग किधर हैं? हम्म, चलिए ठीक है, बारिश हो रही है। ओके। नहीं नहीं, किसी को पार्डन नहीं मिलती भाई यहाँ पे। चलिए, सो हम पढ़ रहे थे यार पार्लियामेंट अपना, जहां पे बेसिक, अभी एकदम चुप, ठीक है, जहां पे बेसिक चीजें हमने समझ ली थी, राइट, वहां तक रिवाइज किया था ना। पार्लियामेंट हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में, जहां पे ये हमारे पार्ट कितने हैं पार्लियामेंट के वो हमने पढ़ लिए थे। तीनों हमारे पार्ट हैं, राइट, वो हमने देखे। उसके अलावा प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट किसको हम बोलते हैं, राइट, काउंसिल ऑफ स्टेट इज राज्यसभा बेसिकली हमारी, राइट, जिसका मेंशन यहाँ पे उसके बारे में चीजें हमको मिलती हैं आर्टिकल 80 में, कि इलेक्शन कैसे होगा, टोटल स्ट्रेंथ आज कितनी है, या टोटल कितनी है, करंट कितनी है, राइट, जो वैकेंट सीट है वो कितनी है, कितने लोग नॉमिनेट होते हैं, किस किस फील्ड से होते हैं, ये सारे क्वेश्चन भी आ चुके हैं, कि कौन कौन सी वो फील्ड है जहां से लोग, इसको बंद कर दो यार, जहां से लोग नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। ये फोर्थ शेड्यूल वो है जो कि हमारा एलोकेट करता है सीट्स को, कहां पे, राज्यसभा में। शेड्यूल 1 2 आपका डील करता है सैलरी से, 3 करता है आपकी ओथ वाली चीजों से, कि भाई ओथ वगैरह जो लेते हैं हमारे मेंबर, ठीक है, अभी ओथ दिलवाएंगे इन लोग को जब इनको हम एमपी बनाएंगे तो, राइट। फिर हमने देखा कि किसके पास हमारा राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है, राइट, और इलेक्शन होता कैसे है, इलेक्शन हमारा होता है भाई सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये डिपेंड करेगा टोटली किसके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, करेक्ट, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, किसमें, राज्यसभा में, कि किस राज्य को मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जिस राज्य की पॉपुलेशन मैक्सिमम है, विच इज यूपी, राइट। सेकंड नंबर पे कौन है स्टेट भाई, जिसको मिला है मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन आफ्टर यूपी, ओके, ठीक है, गुड। राजस्थान नहीं है भाई, राजस्थान तो बहुत नीचे, ठीक है। तो ये है हमारा सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सेम प्रोसेस हमारा और कहां था, प्रेसिडेंट के चुनाव में भी हमारा यही सेम प्रोसेस था, करेक्ट, ओके, राइट। फिर हमने देखा कि यार जो हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से एलोकेट है, राइट, ये हमारी कंट्रोलिंग चैम्बर है। कल के टेस्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या डिसॉल्व कर देंगे दोनों हाउस को, पार्लियामेंट को, दोनों को नहीं कर पाएंगे, केवल और केवल करेंगे लोकसभा को, राइट। और लोकसभा में कैसे सीट्स का बंटवारा होता है, कौन से सिस्टम से होता है, वो अभी हम देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉपुलेशन, राइट, पॉपुलेशन होना कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के लिए। इसीलिए जो फ्रीज वीज भी किया गया है, जैसे आज के दिन क्या है कि जो सीटों का बंटवारा किया गया है वो सेंसस के बेसिस पे किया गया है, और वो सेंसस हमारा 1971 का सेंसस है। क्यों फ्रीज क्यों किया गया है, उस चीज को भी जरा अभी हम समझेंगे, राइट। तो ये हमारा आता है हाउस ऑफ पीपल विच इज लोकसभा। इलेक्शन यहां पे कौन से मेथड से होता है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, ये हमारा वो सिस्टम है जिसके बेसिस पे हमारा क्या होता है, यहां पे होता है इलेक्शन। यानी अगर 50 लोग लड़ रहे हैं, जिसको भी भले वो एक सीट उसको एक्स्ट्रा मिल रही है, एक वोट एक्स्ट्रा मिल रहा है, तब भी वो जीत जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वगैरह नहीं है। यहाँ एक वोट आप डालोगे, अगर आप 18 साल के ऊपर हो, राइट, अगर आप 18 हो गए हो तो आप जाओगे, वोट डालेंगे आप, और जिसको मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज या मैक्सिमम वोट जिसको मिले वो हमारा यहाँ पे जीत जाएगा। तो यहां तक ये सब हमने पढ़ लिया था आखिरी क्लास में, कैसे होते हैं इलेक्ट, राइट, कंस्टिट्यूएंसीज हमारी होती हैं, ये भी हमने, ये सब मतलब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। चलो यहाँ पे भी था ये चीज वही है हमारी कि यार 104th अमेंडमेंट जो अभी हमारा
2019 में आया था। इसने क्या किया था, इसने फ्री हमारा जो रिजर्वेशन हम लोग देते हैं, राइट, एक्चुअली क्या था कि जितने भी हमारे ये एससी और एसटी हम जो ये देते हैं रिजर्वेशन, राइट, पार्लियामेंट में अपने, ये बेसिकली खत्म हो रहा था इन 2020, राइट, वही है पूरा सेशन, वही 1920 के सेशन में ये क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था, राइट। तो इसको बढ़ाने के लिए 2019 में हमारा आया है हमारा ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसने इनको बढ़ा दिया है टिल 2030 तक। नाउ दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ जो एंग्लो इंडियन पहले हमारे 2 लोग नॉमिनेट होते थे कहां पे, लोकसभा में, इनको भी हटा दिया गया इसी अमेंडमेंट से। अब ये 2 लोग नॉमिनेट नहीं होते हैं इन लोकसभा, एंड पहले 1 मेंबर नॉमिनेट हुआ करते थे राज्य की असेंबली में। इस चीज को भी हटा दिया गया। तो ये 104th अमेंडमेंट से चेंजेस क्या आए हैं? चेंजेस एक तो ये आया था कि जो एससी एसटी को हम देते हैं रिजर्वेशन, उसको हमने बढ़ाया टिल 2030। ये मैं बात कर रहा हूं पार्लियामेंट की, यहां पे उसकी बात नहीं है कि एजुकेशन में या फिर यूनिवर्सिटीज में, राइट। ये सिर्फ पार्लियामेंट की बात है कि पार्लियामेंट में सीट्स जो हमारी फिक्स्ड है कुछ फॉर एससी एंड एसटी, उस चीज को बढ़ाया गया है टिल 2030। और सेम हमारे सेम अमेंडमेंट से क्या किया गया है, एंग्लो इंडियन को हमारा जो 2 सीट मिलती थी लोकसभा में और 1 सीट असेंबली में, उसको क्या किया गया है, उसको भी उसको हटा दिया गया है, राइट। और जब यहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सुनोगे तो ये हमारा किस हाउस में इनिशिएट हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हमारा किस हाउस में इनिशिएट हो सकता है, बताओ? लोकसभा ओनली। किसमें? दोनों में होगा भाई, ऑब्वियसली। इधर हाउस में हो सकता है, ठीक है, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में हमारा ये चीज हो सकता है। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि क्या यहां पे कोई आर्टिकल 108 है? यहां पे क्या कोई आर्टिकल 108 है? एक सेकेंड रुक जाओ। जब मैं बोलूं कि यहां क्या कोई आर्टिकल 108 है, आशीष राणा अनम्यूट करो जरा। आशीष अनम्यूट करो भाई। कहां से हैं सर आप? मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, यूपी से। कहाँ रहते हैं? चंडीगढ़ रहता हूँ। मैंने तुमको बोला है, आशीष सर आ गए। आशीष सर से पूछने क्या इसको? हाँ सर, आर्टिकल 108 में क्या है कह रहे हैं? युद्ध है कोई इसमें? हाँ भैया वॉइस इको हो रही है आपकी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ कितने चक्कर हुए? अभी आए हो? ओहो गुड गुड। 10 की जगह 15 मारेंगे आप। जाइए बैग रखिए, जाइए जल्दी। तबीयत नहीं थी तो वही तो सही करनी है, जाओ। हेलो, बगल में तुम लोग रहते हो, 1 किलोमीटर भी नहीं है, है ना? रात में कितने सोई थी? 1 बजे। क्या कर रहे थे? तुमको कैसा जरूरत पड़ गई 60 क्लास देखने की? कोई नहीं, 10 मारो जाके। चलो चलो ठीक है। आशीष, हाँ आशीष ये बताओ मुझे कि ये यार जब मैंने बोला कि यार 108 हमारा नहीं है या यहाँ पे, तो 108 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? 108 में भैया ज्वाइंट सीटिंग होती है। ज्वाइंट सीटिंग होती है, अच्छा। तो ये ज्वाइंट सीटिंग को बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बुलाते हैं, ठीक है गुड। ज्वाइंट सीटिंग है मतलब 108 में, ठीक है। ये ज्वाइंट सीटिंग हम कब कब करते हैं? भैया सकते हैं, इसका नहीं पता। इसका नहीं पता यार, चलो ठीक है, वैसे आगे आएगा फिर से, ठीक है। देखो जितनी चीज मैंने आपको बोली है कि ज्वाइंट सीटिंग यहाँ होगा वहां नहीं होगा, वो सेम चीज आप फिर पढ़ोगे। कितने तरह के हमारे बिल होते हैं। देखो हमारा जो ऑर्डिनरी बिल होगा, राइट, ऑर्डिनरी बिल हो गया हमारा, यहाँ पे ज्वाइंट सीटिंग अलाउड है। आगे आप पढ़ोगे फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल में भी ज्वाइंट सीटिंग अलाउड होता है, लेकिन मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सीटिंग अलाउड नहीं होता है, राइट। तो जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको दिखते हैं, ये जितने भी आए होंगे, इनको दोनों हाउस ने सेपरेटली पास किया होगा, राइट। और एक चीज, इनको प्रेसिडेंट साहब ने ना नहीं बोला होगा, राइट, उनको हाँ ही बोलना पड़ता है। प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज
एसेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये चीज भी एक बिल में थी, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू ये हमारा हुआ था, जहां पे ये बोला गया था कि प्रेसिडेंट साहब को हाँ ही बोलना पड़ेगा। मतलब इमेजिन करो, प्रेसिडेंट के पास एक बिल आया है जिसमें ये लिखा है कि अगर आप इस बिल को अप्रूव करते हो, राइट, और वो 24th अमेंडमेंट था, उसमें ये लिखा था कि अगर आप इस बिल को अप्रूव करते हो तो आज के बाद जितने बिल आएंगे उन सबको आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। मतलब प्रेसिडेंट ने ही इस पे मोहर मारी है कि हाँ भाई आगे आने वाले, क्योंकि जब 24th बिल उनके पास गया था तब ये रूल नहीं था ना कि उनको हाँ ही बोलना पड़ेगा, राइट। बट जब उन्होंने इस बिल को पास कर दिया तो उसके बाद से क्या हो गया कि अब हाँ ही बोलना पड़ेगा हर बिल को। तो ये भी प्रेसिडेंट ने ही पास किया होगा ऑब्वियसली लास्ट में जाके। ठीक है, ये है पूरी कहानी, चेकमेट हो गए। यही होता है जब आप बिना पढ़े साइन करते हो। कोई मजबूर नहीं होता भाई। वो देखोगे भी, मतलब एक में है ना फाइनेंशियल में, किसमें ये बिल उसमें करने में डिस्क्रिशनरी यार, ऑब्वियसली मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो रोक सकते हैं। एग्जांपल है तो एक दो, हमारे पॉकेट वीटो लगा दिया। वीटो का मतलब ही भैया भाई, वीटो में भी अगर पूछ के वीटो लगाएंगे तो क्या है। चलो, फिर हमारा ये था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमने देखा है पहले भी कि हमारा प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया, वाइस प्रेस का चुनाव है, इलेक्शन टू राज्यसभा एंड इलेक्शन टू काउंसिल। इवन राज्यों में ये आप पढ़ोगे स्टेट लेजिस्लेचर में, लेकिन सेम प्रोसेस है हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे हम लोग वोट नहीं करते हैं, हमारे बिहाफ पे जिनको हमने चूज किया है वो लोग वोट करते हैं। ठीक है, चलो भाई, यहां पे एक चीज मिसिंग है शायद, वो मैं देख लेता हूं पहले। एक चीज जो सीट्स फिक्स्ड हैं, ओके, यहाँ पे मिसिंग है वो। चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो यहां मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई सब लोग, अब हुआ क्या, इसको मैं तोड़ दूंगा, सही बता रहा हूँ, ठीक है यार, इस बोर्ड वोर्ड को। एक मिनट गाइस, ठीक है, चलो देखो, ये डबल सर्च क्यों हो रहा है, हाथ कहाँ भाई। देखो, लोकसभा में हमें मालूम है, राइट, कि लोकसभा में चुनाव या जनता कैसे चूज करती है कि भैया जी हम लोग जाते हैं, हम लोग जाके वोट करते हैं। ठीक है, हम लोग जाके वोटिंग करते हैं, करेक्ट। अब क्या हुआ, अपना इतना बड़ा देश है, हमने क्या देखा है कि यार अलग अलग राज्यों को हमने अलग अलग सीट्स दे रखी है ना, कि यार यूपी से इतने लोग आएंगे राज्यसभा लोकसभा में, हमारे एमपी से इतने लोग आएंगे, किसी और राज्य से इतने लोग आएंगे। एक सेकंड गाइस, एक मिनट गाइस वेट करो, गायत्री अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, क्या समझ नहीं आया सर जॉइंट सिटिंग वाला जो आपने आर्टिकल बताया उसके आज बाद पहली में क्लास है आपकी? नहीं सर, ये तो हमने कई बार मेंशन किया है, तब आपने नहीं पूछा। नहीं, कल था, पर जॉइंट सिटिंग मुझे पता है कि क्या है, पर अभी आपने जो एक्सप्लेन किया वो समझ में नहीं आया सर। अभी क्या अलग एक्सप्लेन किया मैंने, नहीं, जो वो बताइए। आर्टिकल आपने बताया था वो समझ में नहीं आया सर। आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग मेंशन है, इतना ही बोला मैंने। ये 24th वाला, हाँ, ये 108 नहीं समझ में आया, 24th में नहीं आया। नहीं सर, आपने जो कनेक्ट करके एक सिचुएशन बोला था ना, तो वो हम्म, समझ में नहीं आया। नहीं सिचुएशन तो यही थी यार कि 108 में हमारा ये है, कहाँ होती है कहाँ नहीं होती। और प्रेसिडेंट, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, तो उसमें नहीं होता है, राइट, जॉइंट सिटिंग, उसमें सेपरेटली हाँ बोलना पड़ता है। और इसका पीछे रीजन क्या है, राइट, प्रेसिडेंट के पास जब बिल जाएगा तो उनको भी हाँ ही बोलना पड़ेगा, उसके पीछे का रीजन क्या है वो हमने देखा, यही तो पढ़ा था। ओके सर, ठीक है, चलो अब थैंक यू देखो सर। ध्यान से। ओके, राज्यसभा की भाई साहब हमने इतना पढ़ा है, ठीक है, प्लीज सब लोग इधर देखो, सारे चुप रहो भाई। कल से लेट आओगे, कितने चक्कर मारे, 20 हो गए, कैलोरीज बर्न हो गई तुम्हारे ना, जिम बंद तुम्हारा, यही करोगे। कहाँ जाके, अभी आ रहे हो, अभी आ रहे हो तुम, जाओ 25 मारोगे, नीचे वो गिर रहे हैं, जाओ। ठीक है, मूव ऑन। देखो
ऑनलाइन अगर मिल जाए ना ऐसा कुछ, तो इनको मैं ना नींद से उठा के ना, ये नींद हराम हो जाए तुम लोग की। जो मजे से घर में जब मन हुआ उठते हैं, जब मन हुआ क्लास कर लेते हैं, आ जाओ ज्वाइन कर लेते हैं, चल रही है क्लास, बीच में निकल लेते हैं घर, है ना। हाँ चलो, कितने चक्कर हुए? बस 10 लंच में मारोगे तुम। बैठो बैठो, आ गया तुम लोग, आगे सब आ गया, बाटी आ गया। चलो ठीक है, सब लोग ठीक है, अभी फोकस। देखो, लोकसभा का चुनाव एक हमारा होता है और एक हमारा होता है राज्यसभा का इलेक्शन, ठीक है। राज्यसभा में कैसे होता है भाई? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बट लोकसभा में कैसे होता है? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। इसका सिंपल मतलब है कि अगर 10 लोग लड़ रहे हैं, उसमें जिसको अगर एक वोट भी एक्स्ट्रा मिल गया दूसरे से, राइट, जिसको मैक्सिमम वोट मिल गया वो जीत गया, इन लोकसभा। बट राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा में एक फिक्स्ड अमाउंट होता है कि आप इतने परसेंट वोट आपको चाहिए, राइट, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट के चुनाव में होता था, करेक्ट। अब यार लोकसभा में क्या है? लोकसभा में हमने क्या कर रखा है? सीटों का बंटवारा कर रखा है, ठीक है। सीट्स हमारी क्या हुई हैं? सीट्स हमारी डिवाइडेड हैं इन लोकसभा। कैसे हैं? राइट, जिस राज्य से आप आते होंगे आपको इतना तो पता होगा कि जैसे मान लो मैं यूपी से हूं, तो यूपी में क्या है? 403 सीट आपकी स्टेट में, राइट, स्टेट असेंबली में। और लोकसभा में कितनी सीट है? 81, 81 कह रहे हो, राइट। तो हमारे लोकसभा के लिए यूपी से इतने लोग जाते हैं। अब ये 80 लोग आए कैसे होंगे, ये क्वेश्चन बनता है। ये 403 कैसे आया है, राइट, ये तो आप पढ़ते हो स्टेट असेंबली में। लेकिन ये 80 सीट हमारी कैसे आई है, राइट, ये अपने को यहां पे समझना है कि 80 सीट हमारे यूपी को क्यों दिए गए। तो यार ये दिए गए हैं टोटली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ यूपी, ठीक है। ये जो बंटवारा हुआ है ये भी हमारा हुआ है पॉपुलेशन के बेसिस पे। अब पॉपुलेशन के अगर हम बेसिस पे कर रहे हैं, तो हम आधार किसको लेंगे? रेफरेंस पॉइंट किसको लेंगे? सेंसस को लेंगे, राइट, ऑब्वियसली। तो हम सेंसस को लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो हो क्या रहा था? जैसे हमारा 1951 का सेंसस आया, 61 का आया, 71 का आया, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे? डिलिमिटेशन एक्ट लेके हम सीटों का बंटवारा कर रहे थे, राइट। क्या होता है डिलिमिटेशन एक्ट? ये आज हैंग क्यों कर रहा है भाई, लैग क्यों कर रहा है? क्लास स्टार्ट कर दूं? रुक जाओ भाई, आज थोड़ा लैग कर रहा है, एक सेकंड गाइस। चलो यहां देखो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये, ठीक है, समझना है इसको अच्छे से जरा। एक है अपना लोकसभा, ठीक है। अलग अलग राज्यों से हम, और कौन चला रहा है भाई क्लास? एक मिनट गाइस प्लीज यार। देखो, ये है हमारा लोकसभा। लोकसभा में हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग, एक मिनट गाइस दो मुझे प्लीज। एक काम करिए, इसको उठा ले जाइए, वरना मैं इसको फोड़ के पहुंचा दूंगा आपके घर, ठीक है। गाइस रुको जरा। आशीष सर बोला।
वेट कर लो यार जरा, ये पता नहीं क्यों लैग कर रहा है, ठीक है, प्लीज वेट। ये ओपीएस निकालो, उससे हो रहा है, ये भी लैग कर रहा है, ये सही से नहीं चल रहा। ओपीएस निकाल दो अभी से, ओपीएस निकाल, हाथ से निकलेगा। इसको बंद कहां से करता हूँ ओपीएस? वो करो। तो कौन कह रहा है फेंक दो इसको? हो गया। ऑल हाँ देखो भाई, ये है लोकसभा, बस ठीक है, बंद कर दे। कैसे? हाँ भाई, अभी स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है, बस ठीक है, सॉरी यार, ठीक है स्क्रीन, चलो ठीक है। देखो भाई, वॉइस में क्या है, ऑफिस पता है उनको, बोल तो नहीं चाहिए, ऐसे ठीक है, ठीक तो है। किसको वॉइस में दिक्कत आ रही है? हाँ जी, वॉइस क्लियर है, लो है कह रहा है, अभी वॉइस का है लोगों को। कुछ नहीं, उन लोगों का आधा तो टाइम वही होता है। मेरे लैपटॉप से इतना सही क्लास में इतना स्मूथ अभी ठीक है क्या? ऑडिबल नाउ? अभी चुप, ठीक है, हाँ कहाँ बैठ जाओ चुपचाप, तुम्हारे ऊपर गुस्सा उतरेगा, शांति से रहना सब लोग, ठीक है। तुम्हारे कहाँ है टी शर्ट? हाँ, तुम्हारी अलग ही प्रॉब्लम रहती है, रूम में पैक करके चला गया। चलो देखो गाइस, ठीक है, सॉरी यार, ठीक है, अभी प्लीज फोकस। देखो लोकसभा है हमारी, अब लोकसभा में क्या है यार, हमने सीट्स का बंटवारा कर रखा है अलग अलग राज्यों में, राइट। यूपी को कुछ सीट दी हुई है, कुछ हमने एमपी को दी हुई है। ये किसके बेसिस पे हो रहा है? ऑब्वियसली सेंसस के बेसिस पे हो रहा है, यानी पॉपुलेशन के बेसिस पे हो रहा है। पॉपुलेशन के बेसिस पे हम इस चीज को कर रहे हैं, करेक्ट। तो हुआ क्या, हमारे डेलिमिटेशन एक्ट आता है जिसके थ्रू हम आफ्टर एवरी सेंसस, अब देखो मान लो 1951 में यार पॉपुलेशन हमारी कुछ और रही होगी, है ना, 1951 में पॉपुलेशन हमारी कुछ और रही होगी, तो उस टाइम पे हमारा सीट्स का बंटवारा कुछ और रहा होगा। उसके बाद कब हुआ था दोबारा? 61 का सेंसस हुआ होगा, उसके बाद कुछ और पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन, है ना। 71 का हुआ होगा सेंसस, उसके बाद डिफरेंट पॉपुलेशन, करेक्ट। तो यार हो ये रहा था हमारा अलग अलग, यानी हर 10 साल में क्या दिक्कत आ रही थी, हर 10 साल में आपको एक नई पॉपुलेशन मिल रही थी, है ना, क्योंकि हम सेंसस करते हैं आफ्टर एवरी 10 ईयर। अभी इस बार नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोविड, राइट। तो यार दिक्कत ये आ रही थी कि भाई हर 10 साल के बाद सीट्स चेंज करनी पड़ रही थी। रीजन क्या था? क्योंकि सीट्स का बंटवारा हमने किया है सोलिडली ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, राइट। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो सीट्स हमको चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अब इस चक्कर में हुआ क्या, इस चक्कर में लोगों को ये लगने लगा कि भाई इसका मतलब ये है कि अगर मेरे राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा है तो मेरे राज्य को रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिलेगा। समझ रहे हो? यही तो सोचेंगे ना, राइट। तो स्टेट्स ये सोचने लगे कि यार अगर मेरे स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो मुझे नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, मेरे राज्य का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा।
राइट। तो यहां एक चैलेंज ये था कि इस चक्कर में स्टेट्स क्या करने लगेंगे, स्टेट्स अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लगेंगे जानबूझ के, राइट। ये वहां पे एक प्रॉब्लम आ गई थी कि स्टेट्स अपनी पॉपुलेशन जानबूझ के बढ़ाने लगेंगे। इसलिए क्या किया गया, दोनों चीज, दोनों हमारे रीजन थे। एक रीजन ये था कि यार बहुत कॉस्टली था ये, क्योंकि आप सोचो पूरे देश में सीट्स दोबारा चेंज करना बहुत कॉस्टली है, राइट। तो ये था हर 10 साल में कौन करे, तो ये कॉस्टली था, राइट, टाइम टेकिंग था। उसके साथ में एक बड़ा रीजन था कि यार राज्यों को लगने लगा कि अगर मेरे प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो मेरे स्टेट को रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिलेगा, राइट। तो इन दोनों को हटाने के लिए फिर 1976 में हमारा आता है 42nd अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारा आता है, जिसने क्या किया, जिसने इस सीट को फ्रीज कर दिया टिल 2000 तक, 2000 तक के लिए उसने क्या किया है, उसने इसको फ्रीज कर दिया है ऑन द लेवल ऑफ 1971 सेंसस। इस बात का मतलब समझाता हूं, ठीक है। तो आखिरी बार जब आपका लोकसभा की सीट्स चेंज हुई थी वो थी हमारी 1971 के सेंसस पे ही, राइट। उसके बाद 1976 में क्या किया गया, इस चीज को फ्रीज कर दिया गया। ये बोला गया कि यार हम हर 10 साल नहीं करेंगे, हम 2000 तक, टिल 2000, हम लोग हैं 2023 में, टिल 2000 तक ये बोला गया कि यार हम ना इसको फ्रीज रखेंगे, 1971 के सेंसस के आधार पर ही रखेंगे। यानी 1971 सेंसस के बाद जिस स्टेट को जितनी सीट मिली है उतनी ही हम रखेंगे टिल 2000 तक। ये हो गई पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई, अब उसके बाद 2000 आ गया, पहले यहां तक क्लियर है क्या? हाँ भाई, यहां तक क्लियर है। हम्म, 40 सेकंड ही तो लिखा है, 40 सेकंड है भाई। ठीक है, ओके। अब यहां मुझे बताओ, देखो दो तरह की सीट्स, दो तरह का बंटवारा बेसिकली यहां पे हमको चाहिए था। एक तो ये हो गया भाई कि जैसे मान लो यूपी का अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, ठीक है, जैसे अपना पूरा देश है, अब देश में अलग अलग राज्यों में मान लेते हैं अगर ये है अपना देश, ठीक है, तो अलग अलग राज्यों में क्या हुआ कि भाई हमको इस पर्टिकुलर स्टेट को हम कितनी सीट देंगे, है ना, इसको हम, इस राज्य को कितनी सीट देंगे, इस राज्य को हम कितनी सीट देंगे, इस राज्य को हम कितनी सीट देंगे, इसको हम कितनी सीट देंगे, इसको हम कितनी सीट देंगे, है ना, इसको हम कितनी सीट देंगे। तो अलग अलग राज्यों को हम कितना कितना सीट देंगे, एक तो ये था, राइट। उसके बाद जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इस राज्य को हमने दिया है फॉर एग्जाम्पल 40 सीट, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। अब इन 40 सीट का बंटवारा कि 40 सीट, एक सीट यहां से यहां होगी, एक यहां से यहां होगी, एक यहां से यहां चलेगी, एक यहां से यहां, उसका एरिया कितना कितना होगा, ये चीज भी तो यहां पे आएगी, राइट। तो इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल, जो हमारा टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सबकी अपनी एक टेरिटरी है, सब लोग किसी एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ते हैं, राइट। तो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में बांटना, अब मान लो यूपी को हमने दिया है 80 सीट, तो ये 80 सीट कैसे बटेगी, ये 80 सीट हमारी कैसे बटेगी, हमको वो भी तो देखना है ना, 80 सीट का बंटवारा हमारा कैसे हो रहा है, राइट। तो ये ध्यान रखो कि दो यहाँ पे चैलेंज थे। एक चैलेंज ये था कि कितनी सीट हम किस राज्य को दें, दूसरा चैलेंज ये था कि जो सीट मान लो हमने 100 दे दिए हैं या 80 दे दिए हैं, 70 दे दिए हैं, 60 दे दिए हैं, उन 60 सीट को हम डिवाइड कैसे करेंगे अलग अलग एरिया में, ये था सेकंड चैलेंज, ठीक। तो पहला अमेंडमेंट आपने पढ़ा है 42nd अमेंडमेंट। दूसरा फिर बाद में जाके हमारा आता है जब 2001 का सेंसस आ जाता है, जब 2001 का सेंसस आ जाता है तो उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हमारा ये बोला जाता है कि भाई साहब एक काम करते हैं, ये हमारा जो अभी तक 2000 तक था फिक्स्ड, उसको हम एक्सटेंड करके 2026 कर देते हैं, 2000 से बढ़ा के उसको हमने 2026 कर दिया, राइट। और किसके पॉपुलेशन के बेसिस पे, 71 के ही, राइट। ये हमने सिर्फ क्या बढ़ाया था 84th अमेंडमेंट से 2026 तक हमने कर दिया। हमने बोला कि भाई सुनो 25 साल और बढ़ा देते हैं।
अभी 26 आपका आने वाला है, राइट, हाई चांसेस हैं कि फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई बहुत खर्चा है इसमें यार, कौन करेगा, या कर भी देंगे तो एक बार होगा, फिर 50-60 साल तक फिक्स रहेगा। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हमारे इन राज्यों में जो सीट्स बटी हुई हैं, राइट, कि 10 सीट 20 सीट कहां से कहां तक होगी, इनकी बारी आई, तो इसके लिए हमने 87th अमेंडमेंट फिर हम लेके आते हैं। 87th अमेंडमेंट हमारा आता है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि यार हमें अगर मान लो यूपी की सीट्स में चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट में चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब जैसे मैंने तुमको अगर 80 रोटियां खाने को दी हैं, तो मैं 80 ही दूंगा, लेकिन पुष्पा को आज 2 दे रहा हूं, कल 4 दे दूंगा, है ना, किसी और को आज कम मिल रही, कल ज्यादा मिल जाएगी। तो आपको चेंज करना है अगर यूपी की सीट्स में, तो ऐसा नहीं है कि हमें टोटल नंबर ऑफ सीट चेंज करनी पड़ेगी, हम अंदर ही, मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा, वैसे अंदर के एरिया को आप अल्टर कर सकते हो। और 87 अमेंडमेंट ने बोला था कि वो हम किस बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ 2001 या 1991, जरा बताओ, एक सेकेंड। भाई गर्मी कुछ ज्यादा नहीं आज, तुम लोग को लग रही है? बहुत दिन से कुछ कहने का। आज ना थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था यार, एक सेकंड दे दो। सर बिना सेंसस के कैसे पता लगेगा, रुक जाओ उस पे आ रहा हूँ, ठीक है। बिना सेंसस के कैसे पता लगेगा कि पीओपी बच गई इंडिया की, मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई इंडिया की, तो तभी तो हम उसको नहीं ले रहे हैं भाई, तभी तो उसको हम नहीं ले रहे ना। एक सेकंड दो मुझे प्लीज। वेट चलो उत्तराखंड, अरे चुप रहो यार, उत्तराखंड आ जाओ। न्यू पार्लियामेंट में सीट बढ़ी है इस बार, तो हो रहा है डिलिमिटेशन 80। रुक जाओ सचिन, बताऊंगा, रिपीट करूंगा मैं लैपटॉप पे। नहीं सही तो है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सर जब स्टेट में चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ सीट या तो बढ़ेगी या घटेगी, तो क्या वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स को इफेक्ट नहीं करेगी? राहुल जी उसी को फिक्स रखा गया है 2026 तक, उसी चीज को फिक्स रखा गया है, ठीक है। वेट, चलो ओके। देखो भाई फिर से देख लो, बिकॉज ये पहली बार मैं भी पढ़ता तो शायद समझ नहीं आता, ठीक है, बट इसको फिर से देखेंगे। दोनों चीजें यहाँ पे, दो चीजें हैं हमारी, आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। हम ये पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग को ये समझ नहीं आया होगा अभी तक हम पढ़ क्या रहे हैं, राइट। तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम पीछे बैठे थे ना, ठीक है। देखो हुआ ये दोस्त, हम पढ़ ये रहे हैं, प्लीज ध्यान से, मैं 0 से फिर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लोकसभा की हम सीट्स पढ़ रहे हैं कि सर लोकसभा की सीट हम रटते हैं कि यूपी में 80 सीट हैं। आपके कभी दिमाग में आया कि 80 ही क्यों है सर? और ये बहुत टाइम से, जब से हम छोटे बच्चे थे, स्कूल में थे, तब से हम लोग पढ़ रहे हैं ना यूपी में 80 सीट्स हैं। ये सीट्स, पहली बात, ये सीट डिसाइड कैसे हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके दिमाग में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या ये चेंज होती है कभी, कब होगी? तो ये डिसाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, पहली बात। और वो पॉपुलेशन कौन सा सेंसस है? 1971 का सेंसस है। अब 91 कहां आया है, 2001 वाला कहां आया है, बताऊंगा अभी। 1971 के सेंसस के बेसिस पे हमने क्या किया है, किस पर्टिकुलर स्टेट को कितनी सीट्स मिलेगी वो डिसाइड किया है। और ये हुआ था बाय 42nd अमेंडमेंट। सबसे पहले हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, राइट। और उसने
ये डिसाइड किया था 1976 में। क्या बोला था उसने? उसने बोला था कि जो हमारी ये अलग अलग राज्यों को हमने अलग अलग सीट दे रखी हैं वो हम फ्रीज रखेंगे टिल 2000 तक हम क्या करेंगे? हम फ्रीज रखेंगे। यानी कि 1971 सेंसस के बेसिस पे जिस राज्य को जितनी सीट्स दी गई हैं वो हम रखेंगे फ्रीज टिल 2000। अब 84th अमेंडमेंट हमारा आता है यहां के बाद। 84th अमेंडमेंट आता है किस साल में? 2000। 84th अमेंडमेंट किस साल आया था? फिर 87 कब आया था? अबे 86 तुम पढ़ते हो 2002 में, मतलब कॉमन सेंस यूज कर लिया करो। 2001 में हमारा ये सेंसस आता है और इसने क्या काम किया, एक एक करके समझो प्लीज, ठीक है? आगे मत भागो। इसने एक काम ये किया, इसने बोला कि ये जो सीट 2000 तक आपने फ्रीज रखी है इसको हम फ्रीज रखते हैं टिल 2026 तक। ठीक है? तो ये जो आपने दोनों अमेंडमेंट पढ़े ये किसके लिए थे? टोटल नंबर ऑफ सीट, कितने राज्य, किस राज्य को हमने कितने दिए। अब इसका दूसरा हिस्सा एक ये आता है कि भाई यूपी को आपने 80 सीट दिए हैं, अब इस 80 सीट को हम कैसे डिवाइड करेंगे? डिवाइड हम करेंगे इसको टेरिटरीज में। हमारी अगर मान लो यूपी में 80 सीट है तो इसको हम अलग अलग टेरिटरीज में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमारा आया था जब 84th अमेंडमेंट, तो 84th अमेंडमेंट ने एक काम किया था, उसने बोला था कि यार ये जो सीट्स का बंटवारा हमने कर रखा है यानी कि स्टेट के अंदर, राइट, वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 1991 सेंसस। 1991 सेंसस। लेकिन बाद में यानी 84th अमेंडमेंट ने दो काम किया था। पहला काम था कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो होंगी ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस ही रहेगी, वो उसमें कोई चेंज नहीं करने वाले टोटल नंबर ऑफ सीट में। लेकिन सीट कैसे बटेगी, किन किन टेरिटरीज में बटेगी, वो हम चेंज कर सकते हैं और उसको उन्होंने 1991 कर दिया था। लेकिन बाद में हमारा जब 87 अमेंडमेंट फिर से आता है, 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये आता है आफ्टर 2001 सेंसस, राइट। तो ये आया 2003 में। ये जब 2003 में आया है तो इसने क्या बोला कि भाई क्यों परेशान हो, 1991 क्यों कर रहे हो? अरे अभी सेंसस किया हमने 2 दिन पहले। तो क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ 2001, ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस इस चीज को कर दिया गया। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर चार चीजें कैसे यहां पे हैं। देखो फिर से, बट ये पूरा सार है और ये आपकी स्लाइड में नहीं था लेकिन क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, राइट। क्लियर है यहां तक? एक बार मैं रिपीट कर दूं फिर से, ठीक है? देखो 2 चीज समझना, राइट। तो 2 चीज यहां पे हमको डील करनी थी। एक, इमेजिन करो यूपी है हमारा, ठीक है, ये है अपना यूपी। अगर ये यूपी है तो यूपी को हम कितनी सीट देंगे वो डिसाइड करेगी यूपी की पॉपुलेशन। तो 42nd अमेंडमेंट ने बोला कि हम 1971 सेंसस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि यूपी को कितनी सीट मिलेगी, एमपी को कितनी मिलेगी, किसी और स्टेट को कितनी मिलेगी। इस सेम चीज को हमने फ्रीज कर दिया टिल 2026 तक बाय 84th अमेंडमेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये तो क्लियर है। अच्छा, अब जो यूपी को हमने जितनी भी सीट दी है, एक्स नंबर ऑफ सीट अगर हमने यूपी को दी है या एमपी को दी है, उन सीटों का बंटवारा हम कैसे करेंगे, अंदर कैसे टेरिटरीज में बांटेंगे। जैसे मान लो अगर आप जिस राज्य से आते हो, लखनऊ में जैसे हमारी सीट है, तो लखनऊ की सीट जो लोकसभा की है वो कहां से लेके कहां तक होगी, राइट। इसके बगल रायबरेली की सीट है, वो कहां से लेके कहां तक होगी, जहां से आपकी सोनिया गांधी जीतती रही है, राइट। तो वो कहां से लेके कहां तक होगी। तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करने के लिए 84th अमेंडमेंट ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं जो लेटेस्ट उस टाइम पे हुआ था। क्योंकि ये चीज हमारा कब आया था, 2001 में आया था। उस टाइम पे 2001 वाला सेंसस चल रहा था। तो जब सेंसस हमारा 2001 वाला चल रहा था तो इसको हमने 1991 के बेसिस पे कर दिया कि यार राज्य के अंदर हम कैसे बांटेंगे अपने टेरिटरीज को, राइट। बट जब सेंसस हो गया हमारा पूरा 2001 वाला, तो हम फिर लेके आते हैं 87 अमेंडमेंट, और उसमें हमने बोला कि यार ये जो हम सीट का बंटवारा कर रहे हैं अंदर, ये हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। और एक बात ये भी बोली गई कि अगर आपको राज्य के अंदर सीटों का चेंज करना है तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट चेंज करने के रिक्वायरमेंट नहीं। यूपी के 80 सीट 80 ही रहेंगे। 80 क्यों रहेंगे, फिर से समझ लो, 80 इसलिए रहेंगे क्योंकि वो 1971 के सेंसस पे फिक्स्ड हैं बाय 42nd अमेंडमेंट टिल 2000 तक था।
उसके बाद 84th ने उसको 2026 तक कर दिया था कि भाई साहब 80 सीट यूपी में है तो 80 ही रहने वाली हैं, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन 84th और 87th इन दोनों ने काम यह किया था कि इन 80 सीटों का बंटवारा हम कैसे करेंगे। पहला था कि 1991 सेंसस के बेसिस पे करेंगे, दूसरा था बाद में कि 2001 सेंसस के बेसिस पे करेंगे, और इट इज ट्रू फॉर एवरी स्टेट। हाँ जी, अभी क्लियर अच्छे से। स्टेट को क्यों होगा ऑब्जेक्शन? 84 से दो काम थे एग्जैक्टली। इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन पूछेंगे 87th अमेंडमेंट से हमने क्या नहीं किया था। जो किया था वही पूछेंगे ना भाई। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। एक डाउट है, अच्छा आ जाओ भाई, रुक जाओ। मोहित भाई साफ साफ लिखा है, उसके बाद भी डाउट है। बोलिए सर, क्या डाउट है? एक सेकंड, मोहित बोलो। मोहित बोलिए। हेलो हम्म, भैया, मैंने नहीं लिखा। सॉरी मैंने तो नहीं लिखा। आपने लिखा था यार, चलो ठीक है। हाँ जी अलका बोलिए, क्या डाउट है? अच्छा टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन सिंपल हो गया अभी। हाँ भाई अलका जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, क्या डाउट है? हेलो। हाँ जी मैम, क्या डाउट है? हाँ जी भैया, मेरे को ये समझ में नहीं आया था कि आपने ये बोला ना कि 84th अमेंडमेंट एक्ट से 2026 तक फ्रीज हुआ था, तो 1971 सेंसस पे था या 1991 यस, ये वाला? 1971 सेंसस पे था। दो तो अलग भैया चीजें हैं। ये है हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट्स के लिए दो अमेंडमेंट हैं, 84th और 42nd। एक ने फ्रीज किया टिल 2000 तक, एक ने किया 2026 तक। बेसिस रहा है 1971 सेंसस ही अभी भी, राइट। दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि टेरिटरीज में हम कैसे बांटेंगे, राइट। वो उसके लिए दो अमेंडमेंट हुए हैं, 84th और 87th। एक हमारा 91 सेंसस के बेसिस पे, एक हमारा 2001 के बेसिस पे। ओके चलो भाई ठीक है, तो वापस आते हैं अपन। ये आपके इसमें था नहीं वैसे, ठीक है। बाकी तो बस पढ़ने वाले हैं नॉर्मली, ठीक है। तो भाई साहब क्या होंगे क्वालिफिकेशन? वही है, नागरिक हो भारत के, राइट। ओथ वोथ ले लें जो लिखी हुई है शेड्यूल 3 में। अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हो या पढ़ चुके हो पहले भी, 30 साल की उम्र हो कम से कम। अगर आप राज्यसभा तो कम से कम 25 साल के आप हो जाएं, या फिर कोई और कंडीशन जो टाइम टू टाइम पार्लियामेंट चेंज करती रहती है। जैसे एक हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 आया था, जिसने बड़े सारे रूल रखे थे। क्या है वो रूल, देखते हैं अभी आगे। तो ये सब क्वालिफिकेशन नहीं है एक भी, ठीक है। ये बस तुम्हारे लिए है कि आप डिप्लोमा होल्डर हो, एजुकेशन क्या हो, स्किल्स क्या हो, राइट। सोचो कल से अगर ऐसा हो जाए कि प्रेसिडेंट को पीपीटी बनाना आती हो गया गया। मैं खुद ना बन पाऊं, दूसरों क्या बताऊं। मैं से कैनवा मस्त बनता है, उस पर भाई बना ही नहीं पाता मैं, बोरिंग सा लगता है मुझे पावर पॉइंट में। हम्म चलो ठीक है, आगे पॉलिटिक्स है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन वगैरह भी थोड़ा बोरिंग हो जाएगा क्योंकि आसान चीज मिलेंगी इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट ये तो ये जो अभी मैंने बोला कि यार हमारे कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी होती है, राइट। नागरिक कहाँ के हो, एज कितनी हो, उसके अलावा कुछ और ऐसे हैं जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कुछ और चीजें भी रखी गई थी कि ये चीजें आपके पास हों। जैसे पहला है मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, यानी कि आप कहीं ना कहीं आपका वोटर आईडी कार्ड बना हो, राइट। आप किसी न किसी एरिया में रजिस्टर्ड हो, किसी न किसी कंस्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड हूं, राइट। दूसरा है कि आप अगर SC ST की रिजर्व सीट, जिसको अभी बढ़ाया गया है, कब तक बढ़ाया गया है? 26 तक। 26 किसने बोला था? 30 तक बढ़ाया गया है। कौन से अमेंडमेंट से? 104th अमेंडमेंट से। अभी 2019 की बात है भाई, ठीक है।
तो ये अगर आप SC ST की सीट पे लड़ना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप SC ST हो, यही है रूल। ठीक है। दूसरा, मिनिमम एज यहाँ पे लिखी गई है जो पहले भी अपन ने देखी हुई है। ठीक है। अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं 21 साल के हो, असेंबली या लोकसभा जाना चाहते हैं तो आप 25 साल के हो, अगर आप काउंसिल या राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप कम से कम 30 साल के हो। ये बार बार आपका आता रहेगा। आगे कुछ और हमारे डिस्क्वालिफिकेशन आप कब हो जाएंगे, जब आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगी। अब देखो पॉलिटी में क्या है ना, एक बार आपने टर्म समझ लिया है तो अब बार बार आप टर्म देखोगे। दूसरा है कि यार अनसाउंड माइंड का ना हो, राइट, एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, राइट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंटी। ये क्या होता है, ये होता है दिवालिया, कि बंदा दिवालिया ना हो, नीरव मोदी ना हो या विजय माल्या ना हो, यानी कि दिवालिया वो घोषित ना हो, है ना, वो वाला सीन ना हो। और नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर भारत का नागरिक नहीं है तब भी नहीं बन पाएगा। एनी अदर, अगर कोई और पार्लियामेंट लाके प्रोविजन डाल दे, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट अपनी एलिजिबिलिटी खुद से डिसाइड कर सकती है, कुछ हटा भी सकती है, चेंज भी कर सकती है, राइट। ये सारे हमारे कंडीशन हैं जब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके अलावा जब यहाँ लिखा है ना कि हमारा एक्ट में क्या क्या है, इसके अलावा भी बहुत सारे मिलेंगे। अगर आप एक हाउस के मेंबर हो, दूसरे हाउस के मेंबर बन गए, या एंटी डिफेक्शन लॉ भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, राइट। तो यहाँ तक क्लियर है? अगर तो हम आगे चलें सर, क्लियर है यहाँ तक? एक ही चीज कॉम्प्लेक्स थी वही वाली अमेंडमेंट वाली, उसके अलावा तो बस स्टैटिक है। अनसाउंड मतलब भाई पागल नहीं बोलेंगे, मंदबुद्धि बोलेंगे। हेलो, क्लास में करता हूँ। चाय भिजवा दो भैया, भैया खुद नहीं पिए यार आज चाय। कल से तुम लोग लेके आओगे 7:30 बजे। चलो भैया, अगर नागरिकता अलग है नहीं जी, नागरिकता हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नागरिकता भी रहने दो। डेलिमिटेशन का मतलब क्या होता है महिमा जी? इसका मतलब ये होता है एक अब आपको अगर सीट चेंज करनी है, राइट, कहीं की भी, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है कि आपको पार्लियामेंट से पास करना होता है डेलिमिटेशन एक्ट। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब बनाते हैं डेलिमिटेशन कमीशन और वो डिसाइड करती है स्ट्रेंथ। अभी जम्मू कश्मीर में हुआ था, स्टेट्स में भी होती है ये और सेंटर लेवल पे भी होता है। सर 2000 में जो स्टेट्स बने थे उनको कैसे सीट्स मिल गई? गुड क्वेश्चन। ये नमन जी बेसिकली अगर आप उत्तराखंड की बात कर रहे हो तो पहले से ही देखो क्या हुआ है। अब जैसे मान लो ये अपना यूपी था पूरा, राइट, अब इतना हमने मान लिया उत्तराखंड अलग हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो पहले ही से ही तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सीट्स रही होंगी ना, वो सारी सीट अब चली गई उत्तराखंड, वो सारी सीट अब क्या चली गई, कहाँ चली गई? उत्तराखंड। वही तो होता है ना, जमीन ही तो जा रही है। अगर एक दूसरा राज्य हमारा बना तो उसमें क्या हो रहा है, जमीन ही तो जा रही है उसके पास, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, अभी आगे। तो ये सारे हमारे कंडीशन है सर जी होने के लिए। अब ये हमारे कुछ प्रोविजंस जो 1951 एक्ट में डाले गए थे कि अगर आप इलेक्शन के टाइम पे मान लो कट्टा बंदूक लेके गए, निकल लिए थे, है ना, सेंटर पे होता है ना, पूल बूथ पे, पोलिंग बूथ पे चले गए थे, राइट, तो अगर आप किसी भी करप्ट प्रैक्टिस, किसी भी इलेक्शन ऑफेंस के गिल्टी पाए जाते हो तो आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा, और अगर आपने जीता भी है इलेक्शन तब भी आप उससे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस, अब ये बड़ा थोड़ा सब्जेक्टिव सा है। आप ऐसे बहुत नेता देखते होंगे जो कि ऑलरेडी जेल जा चुके हैं बट फिर भी बन जाते हैं, है ना, बट कुछ लोग हैं जो नहीं बन पाते। तो यहाँ पे रूल ये है कि अगर आप 2 या 2 से ज्यादा साल तक किसी भी जुर्म के अपराध में जेल गए हो तो आप इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं हो। लालू यादव जी का एग्जाम्पल है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, राइट। बड़े से बड़े एग्जाम्पल हैं। देखो एक होता है आरोप केस, भाई तुम सुनोगे तो 100 केस चल रहे हैं लोगों के ऊपर, बट फिर भी बन जाते हो क्योंकि वो प्रूव ही नहीं हो रहा कुछ, उसमें केस बस चले जा रहा है, केस चले जा रहा है, राइट। नहीं, राहुल गांधी जी का दूसरा था, अभी उसमें तो दूसरा था भाई, मैं नाम तो नहीं लूंगा, ठीक है, बट ऐसे बड़े सारे नेता हैं हर पार्टी में हैं जिनके ऊपर केस पे केस हैं, और मैं नाम कैसे ले सकता हूं, मैं जहां से आता हूं वहां तो मतलब केस शुरुआती हुए ठीक है। तो केस तो बड़े सारे हैं लेकिन फिर भी लोग नेता अपना निकाल लेते हैं, बट रूल ये कहता है कि अगर आप 2 साल तक जेल जा चुके हो किसी भी जुर्म के अपराध में तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो फॉर इलेक्शन। आगे, फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट फॉर हिज इलेक्शन एक्सपेंस। देखो सब पार्टी को क्या करना होता है, अपना इलेक्शन एक्सपेंस बताना होता है, कितना खर्च किया है, किस, एक कैप होती है कि आप इतना ही खर्च कर सकते हो, राइट, नंबर 1 में।
नंबर 2 की कोई लिमिट ही नहीं है ठीक है। तो नंबर 1 की आपको दिखाना पड़ता है कहाँ कितना खर्चा हुआ है। आगे अगर आपको वही है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर आपको इंटरेस्ट सरकारी किसी काम वगैरह में, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में, अगर आपको सरकारी किसी पहले सर्विस से करप्शन के लिए आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो ये तो कॉमन सेंस वाली है भाई। अगर आप सोशल क्राइम प्रीच करते हो, है ना, हेट स्पीच देते हो, तो ये सब किस में आएगा? ये देखो आपस में अगर वही है धर्म धर्म खेलते हो, तो ये सब क्या किसमें आएगा? ये सब आएगा कि अगर आप देखो, एक है ये हमको दिख रहा है, बट इसको प्रूव करना इज वेरी डिफिकल्ट ना। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, बोल देंगे खत्म हो गया। यही तो होता है ना भाई, पॉलिटिशियन यही तो करता है। कैन अ क्रिमिनल इन जेल कास्ट, मतलब अंदर अंदर तो नहीं होता भाई, बाहर है तभी देगा वोट। चलो आगे। ओके, तो ये सारे हमारे कंडीशंस हैं भाई सारे, ठीक है। कुल मिला के ऑफिस ऑफ कहीं आपका शेयर वेयर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके पास ना हो, किसी और प्रोफेशन में आप ना हो, राइट। अगर आप हैं तो उनको छोड़ के आप इलेक्शन लड़ने आए हो, और अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं किसी भी जुर्म के अपराध में, आप कोई क्राइम करते हैं, सोशल क्राइम करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन अगर आप रीच करते हैं, राइट, तो ये सब वो हमारे कंडीशंस हैं जो कि हमारे आते हैं किसमें, जो हमारे आते हैं कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इन सब ग्राउंड्स पे। मूविंग ऑन, ये रहा हमारा वो जो हम पढ़ते हैं 10th शेड्यूल, राइट। इसको प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद ये रूल्स नहीं है, ठीक है, ये बस कंडीशंस बताई गई हैं आपको कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, राइट। बट ये है हमारे जो एक रूल है जो हमारा आया था 10th शेड्यूल में, जो आपका मेंशन है, जो हमने ऐड किया है ऑलरेडी अपने एक अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट नंबर बताओ कौन सा है? हाँ 51, 3 किसने बोला? 52nd अमेंडमेंट हमारा आया था, इसको ध्यान से देखना प्लीज, ठीक है। ये जितने भी अमेंडमेंट आपको बता रहा हूं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक, कौन सा साल था? गेस करो जरा। 61st अमेंडमेंट आपने पढ़ा हुआ है, उस हिसाब से गेस कर लो किस साल में आया होगा ये। 19, एक कह रहा 1980s में होगा, तो मुझे पता है 80s में होगा वे 1951 में होगा। अच्छा, तो 7वां अमेंडमेंट आया था 56 में, और 52nd अमेंडमेंट आएगा 51 में। क्या बात है। यूएस का रिप्रेजेंट होना हो तो यूएस बॉर्न, 10th शेड्यूल पॉसिबल है। अच्छा चलो ठीक है, तो ये साल था 1985 जब ये आया था। तो पहली चीज तो ये हमको पता होनी चाहिए, 1985 में हमारा ये चीज हुई थी। अब ये है क्या, समझो, देखो कोई भी अगर एमपी है, एमएलए बन गया, ठीक है, उसको हम डिफेक्ट कैसे करेंगे, उसको हम कब कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए हमारा ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, रूल है, जिसको हम ऐड करते हैं 10th शेड्यूल में। इसको हमने अपने 10th शेड्यूल में ऐड किया था इसी अमेंडमेंट से, राइट। कंडीशंस क्या क्या हैं? पहला कंडीशन है, अगर आप खुद की मर्जी से अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देते हो, तो अगर आप एमपी थे या एमएलए थे, वो नहीं रहेंगे फिर आप। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सिंपल लॉजिक है, वही जो मैंने आपको बताया है। यार अगर मैं वोट मांग रहा हूं किसी पार्टी के नाम पे, और मैं पार्टी ही उसको छोड़ दूं कि भाई मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, और मैं इस पार्टी का हूं, बट मैं पार्टी को अगर छोड़ दे रहा हूं, तो ऑब्वियसली फिर मैं, जनता ने मेरे को बनाया था शायद इसलिए कि मैं उस पार्टी का था, बट अगर मैं उस पार्टी का नहीं हूं तो अब मैं नहीं रहूंगा। तो ये है पहला कंडीशन। दूसरा क्या होता है, हाउसेज में हमारे बिल्स वगैरह पे वोटिंग होती है, राइट। तो इस वोटिंग में क्या होता है यार, इस वोटिंग में पार्टी आपको डायरेक्शन देती है कि किसको वोट करना है, राइट। अगर रूलिंग पार्टी है तो ऑब्वियसली फेवर में करना होगा, अगर अपोजिशन पार्टी है तो ऑब्वियसली अपोज में करना होगा। तो पार्टी हाई कमान से है, जो हमारे पर्सन होते हैं, सेक्रेटरी वगैरह होते हैं पार्टी के, वो एक डायरेक्शन देते हैं कि यार आपको इसके फेवर में वोट करना है, इसमें नहीं करना है। बट अगर आप उसके अगेंस्ट जाओ, राइट, जो डायरेक्शन आपको पार्टी ने दिया था, बीजेपी ने अगर बोला कि भाई साहब एक बिल हम लेके आ रहे हैं, सबको इस बिल के फेवर में वोट करना है, कोई अगर उनके पार्टी में ऐसा हुआ जिसने नहीं किया,
राइट, या उसने अपोज में किया तो वो डिस्क्वालीफाई। तीसरा, कोई अगर इंडिपेंडेंट बंदा है और जीतने के बाद वो कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, सेम लॉजिक पहले और तीसरे का यहां पे है। भाई तुमको जनता ने वोट क्यों दिया? क्योंकि तुम किसी पार्टी के नहीं थे, बट तुम जीतने के बाद अगर किसी पार्टी में चले जा रहे हो तो गद्दारी कर रहे हो फिर तो भाई गद्दारी नहीं चलेगी। तो इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर ज्वाइन अगर कोई पार्टी करते हैं तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आखिरी कंडीशन है नॉमिनेटेड मेंबर का। इसमें क्या है कि अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर हो, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर ले लेते हैं, चलो सचिन जी हमारे नॉमिनेट हुए थे राज्यसभा में। नॉमिनेट होने के 6 महीने के अंदर अगर आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, राइट, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सचिन सुन के क्या याद आता है? लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा सचिन यार। हाँ, क्या याद आता है? हाँ, ये बताओ, ये भारत रत्न जो होल्डर है हमारे, ये कौन से नंबर पे आते हैं हायरकी में? हायरकी 1 पे आएंगे। ये देखो, हो गया। डे 1 पढ़ाया था मैंने आपको। देखो कॉपी खोलो, देखो यहीं से बनते हैं क्वेश्चन, कर नहीं पाते तुम लोग। तो पॉलिटी देखो, इतने आराम से हम इसलिए पढ़ रहे हैं भाई कि ये स्टेटमेंट के ऊपर इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, स्टेटमेंट बना के, राइट। चलो दूसरा देखो यहाँ पे, तो इस बात को मैं समराइज कर दूं आपके लिए कि भाई अगर मैं हूं, अपने को आप इमेजिन करो कि आप हो एमपी। एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। आप कब कब डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, ये कंडीशंस तो हैं ही कि अगर आप मान लो आपके पास कोई ऑफिस प्रॉफिट था, आप अनसाउंड माइंड के थे, राइट, आप दिवालिया घोषित हो गए या कोई और एक्ट, ये सब तो है ही है। इनके एडिशन में ये सारे कंडीशन हैं, ये राइट, बट इनके एडिशन में हमारे ये कुछ कंडीशन हमने 52nd अमेंडमेंट से ऐड किए थे 1985 में, उसी से हमने अपना 10th शेड्यूल भी ऐड किया था। तो ये कंडीशंस क्या हैं कि अगर आप किसी पार्टी के मेंबर हो, उस पार्टी को छोड़ रहे हो, राइट, तो आप मेंबर नहीं रहोगे उस पार्टी के। दूसरा, अगर आप पार्टी के डायरेक्शन के अलग चल रहे हो तो आप डिस्क्वालीफाई। तीसरा, अगर कोई इंडिपेंडेंट बंदा, ये तो मतलब कॉमन सेंस है, पार्टी ज्वाइन करता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई। आखिरी बंदा है नॉमिनेट, अगर कोई है, राइट, अगर 6 महीने के अंदर वो ज्वाइन कर लेता है तो ठीक है। ये टाइम ध्यान रखना, यानी कि 6 महीने तक अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप हो नॉमिनेटेड और 6 महीने तक आप ज्वाइन कर ले रहे हो पार्टी को, कोई दिक्कत नहीं, बट उसके बाद करोगे तो फिर दिक्कत है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज ये है, अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कर लेगा वो, रूल इज फॉर हिम ना, कि वो इंडिपेंडेंट था, उसने किसी को ज्वाइन कर लिया, वो जीत के कैसे आया होगा? अपने क्षेत्र में गया होगा, भैया हमको वोट दो क्योंकि हम निर्दलीय लड़ रहे हैं, हमको किसी का समर्थन नहीं है, राइट, ये सब चोर हैं जितने पार्टी वाले, वोट मिल गया, जीत गया, उसके बाद किसी पार्टी में चला गया, तो गद्दारी हो गई। चलो ठीक है, अब यहां जरा समझना एक चीज, एक कंडीशन होता है मर्जर का और स्प्लिट का, ठीक है। ये अभी हमारे महाराष्ट्र में एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिल रहा होगा भाई साहब। एक होता है हमारा मर्ज करना, स्पेलिंग सही है क्या? और एक होता है स्प्लिट, ठीक है। जब पार्टी, मान लेते हैं 2 पार्टी थी, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई एक एमपी है, ये है मेरा एमपी, ये एक एमपी, ये है एक पार्टी, मान लेते हैं बीजेपी, मान लेते हैं इसको, ये हम मान लेते हैं दूसरी पार्टी है कांग्रेस। जब यहां का 1 एमपी, कहां थे भैया? लग तो नहीं रहा है तुम्हारा राउंड, अच्छा। तो एक एमपी जब यहां से यहां आ जाएगा, 1 सिंगल एमपी में बात कर रहा हूं, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन व्हाट इफ पूरी पार्टी ही चली जाए यहां से यहां, तो कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, जो नहीं जाएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एक्चुअली मर्जर क्या होता है कि अगर 2/3 या उससे ज्यादा लोग
2/3 या उससे ज्यादा लोग अगर जाते हैं किसी दूसरी पार्टी में, स्विच करते हैं, मान लो किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तो यहां पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। नो डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। बट स्प्लिट मतलब, देखो स्प्लिट का मतलब टूटना होता है, मर्जर का मतलब जुड़ना होता है। तो मर्ज का मतलब यह है कि ये ज्यादा लोग जा रहे हैं, स्प्लिट का मतलब कुछ लोग अलग हो रहे हैं। स्प्लिट में क्या होता है, लेस देन 1/3 लोग। अगर लेस देन 1/3 लोग किसी और पार्टी में जा रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे सारे के सारे लोग हो जाएंगे डिसक्वालीफाई। अभी महाराष्ट्र में लोग डिसक्वालीफाई क्यों नहीं हुए, क्योंकि वहां पे मर्जर हो गया है। शिवसेना जो थी वो कहीं ना कहीं जो नई वाली थी उनकी, उसमें सब इतने लोग चले गए कि 2/3 से ज्यादा लोग गए थे, इसलिए कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। बट कुछ सालों पहले एमपी में हुआ था जहां पे 5-6 लोग चले गए थे, तो वो सारे डिस्क्वालीफाई हो गए थे। जैसे अभी बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा उनका, सिंधिया जी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से गए बीजेपी में, डिस्क्वालीफाई थे, लेकिन दोबारा भेज दिया उनको। चलो क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सभी को? अच्छा से मर्जर, हाँ अजीत पवार जी, एग्जैक्टली। भैया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जीतने के बाद पार्टीज ले तो लेती हैं, वो ले नहीं लेती दोस्त, वो सपोर्ट देता है। कभी सुना आपने? समर्थन देना इज डिफरेंट। जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं जीत गया बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के, मैं आपकी सरकार बन रही, मैंने आपको बस सपोर्ट किया है, फेवर कर रहा हूं, मैं आपकी पार्टी में नहीं आ रहा हूं, बाहर से होता है समर्थन देना, राइट? तो वो करते हैं पार्टीज। सर अगर 1/3 से ज्यादा और 2/3 से कम हो तो क्या बात है? 1/3 और 2/3 के बीच में कुछ आता है? 1/3 और 2/3 मिला के 1 ही होता है ना? ओ भाई साहब, डिस्क्वालीफाई पार्टी से होते हैं और हाँ एमपीशिप, एमपी से हो जाएंगे भाई डिस्क्वालीफाई, पार्टी से तो हो ही रहे ना। नॉमिनेटेड मेंबर कभी ज्वाइन ही ना करे कोई पार्टी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं मिताली जी, कोई इशू नहीं है। हाँ एक केस हुआ था कि हो तो होलन का, भैया डिस्क्वालीफाई मतलब कि जो एमपी दूसरे टर्म में जाएगा वो अपना करंट स्टेटस से डिस्क्वालीफाई होगा और न्यू पार्टी में जाके वो वापस से किसी पोस्ट पे आ जाएगा। डिस्क्वालीफाई मतलब जो एमपी दूसरे टर्म में जाएगा, दूसरे टर्म में जाएगा मतलब नहीं, खत्म। डिस्क्वालीफाई मतलब अगर आप आज के दिन एमपी हो तो कल के दिन नहीं रहोगे, उसके बाद जो मन आप वो करो, ये होता है। भैया सीएम 5 ईयर रहते हैं बट एमपी में वो 5 ईयर होने से पहले ही निकल रहे हैं। हाँ वो बताया था मैंने उस दिन, इलेक्शन पहले भी करा सकते हो आप। पॉइंट ये होता है कि जिस दिन 5 साल खत्म हो रहे होते हैं उसके पहले नई सरकार रेडी रहे। आप 1 साल पहले भी करा सकते हो चुनाव, कोई इशू नहीं। शॉपिंग होती है एमएलए की, बाद कैसे करा देंगे? अच्छा ये तुम ये बताओ, तुम बनो आज ऑफिसर, मैं बोलूं 1 साल बाद फिर एसएसबी कराओ इसकी, कौन मानेगा? मान लो एसएसबी में भी होता कि 5 साल तक के लिए रिकमेंड है, उसके बाद फिर चेक, ये होना चाहिए भाई, कितना सही हो ना? 5 साल के रिकमेंड फिर चेक करें, आधे ऑफिसर फेल हो जाएंगे। तो आप नहीं करोगे ना कि यार नहीं 1 साल बाद ही मेरे को कर लो, समझे? हाँ जी, उपचुनाव वगैरह इसलिए होते हैं, एग्जैक्टली, कोई वहां पे मर गया, कुछ और उसको हो गया इसलिए, ठीक है। चलो ठीक है बस, तो ये पूरा ध्यान रखना, ठीक है। अब ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड हमारे करते हैं स्पीकर साहब। देखो यहां लिखा होगा द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल। अब ये सब आपके बनते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो कि करते हैं डिसाइड ये सब, ठीक है, डिसाइडेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। नेक्स्ट, और ये ऊपर क्या था कि बाकी कोई, मतलब 10th शेड्यूल के अलावा बाकी कोई और डिस्प्यूट है तो वो कौन करता है? तो हमारे ऑब्वियसली वी ऑल नो, ठीक है। ये है तो डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट इज फाइनल ऑन द क्वेश्चन वेदर अ मेंबर इज सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द अबव डिस्क्वालिफिकेशन, वो ये है।
10th शेड्यूल के अलावा 10th शेड्यूल एक अलग हमने डाला है, राइट? वो इन कंडीशंस के लिए, जब देखा गया कि भाई यहां से यहां हो रहे हैं लोग, मिस यूज कर रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आया था ना कंस्टिट्यूएंट बनाने वाले लोगों को उस टाइम पे, बट बाद में इसको इसलिए ऐड कर दिया गया। तो इस पे निर्णय केवल और केवल लेंगे हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर लोकसभा है तो लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा है तो राज्यसभा के चेयरमैन लेंगे। लेकिन इसके अलावा जितने भी बाकी केस थे जो आपने पढ़े थे, उसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन लेते हैं एक्शन। ठीक है, बस। अब सीट खाली कब कब होती है? एक तो वही है कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए, उसके अलावा अगर आप डबल मेंबर बन गए हो, ध्यान समझना, अगर आप डबल मेंबरशिप आपके पास आ गई है, यानी आप दो हाउस के मेंबर एक साथ बन गए, राइट? अगर आप इलेक्ट हो गए हैं दोनों हाउस में अगर आप इलेक्ट हो गए हैं, और अगर आप 10 दिन के अंदर नहीं छोड़ा आपने एक हाउस, तो आपकी राज्यसभा की कुर्सी हो जाएगी खाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चारों पॉइंट, इसको ध्यान से समझना, राइट? तो मैंने क्या बोला कि यार डिस्क्वालिफिकेशन, अभी हम पढ़ रहे हैं कि पहले हमने देखा इलेक्शन कैसे होता है, राइट? हमने चूज कैसे किया इन लोगों को, फिर हम देख रहे हैं इनको हम रिमूव कैसे करते हैं। कंडीशंस थी, 10th शेड्यूल था। अब एक है कि अगर डबल मेंबरशिप इनके पास हो, कि यार अगर मान लो कोई बंदा है, राइट, वो अगर दोनों हाउस में बन गया है तो उसको एक हाउस छोड़ना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात, राइट? और अगर उसने नहीं छोड़ा 10 दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर अगर उसने नहीं छोड़ा है, तो जो उसकी बड़े हाउस की सीट है विच इज राज्यसभा, वो सीट हो जाएगी वैकेंट। ठीक है, वो सीट वैकेंट हो जाएगी। दूसरा, अगर वो एक हाउस का मेंबर है और दूसरे हाउस में इलेक्ट हो जाता है, तो पहले हाउस की सीट उसकी ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी। सर दोनों में अलग क्या है? दोनों में अलग ये है, यहां पे दोनों में एक साथ चूज इलेक्ट हो रहा है। मान लेते हैं इलेक्शन हुआ, लोकसभा का भी हुआ है और राज्यसभा का भी हुआ है, दोनों जगह वो जीत गया, तो एक जगह उसको छोड़ना पड़ेगा। यहां पे है कि ऑलरेडी वो रहा है एमपी, एक में एमपी है और फिर वो चुनाव लड़ रहा है और दूसरे में भी जीत गया है, तो पहले की सीट उसकी ऑटोमेटिकली, चाहे वो लोकसभा की रही हो चाहे राज्यसभा की रही हो, ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी। तीसरा है इलेक्टेड टू 2 सीट्स शुड ऑप्ट वन एल्स बोथ बिकम वैकेंट। वही चीज, राइट? क्या, एक सेकंड, अगर वो इलेक्ट हो रहा है हमारे 2 सीट पे, अब ये 2 सीट और 2 हाउस में अंतर है भाई। जैसे आपने सुना होगा मोदी जी स्टार्टिंग में 2 जगह से चुनाव लड़े हुए थे। कहां से? हाँ भाई, कहां से लड़े थे मोदी जी चुनाव भैया? बट अगर वो न्यू पार्टी में जाएगा तो उसको कुछ पोस्ट मिलेगी न्यू पार्टी में, या उसको वापस से इलेक्शन में वापस जीतना पड़ेगा फॉर एमपी बनने के लिए। पोस्ट तुम उसको बनाना दो, वो प्रेसिडेंट बना दो अपनी पार्टी का, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको एमपी बनना है तो आपको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली, वडोदरा और वाराणसी। तो ये लोग क्यों करते हैं? हाँ, राहुल गांधी के लिए भी था सेम। ठीक है, देखो, तो ये जब मान लो लोग किस लिए करते हैं? सेफ्टी के लिए, है ना, राइट? बैकअप काइंड ऑफ, कि भाई एक जगह से मान लो हार गए तो हाँ मेन में काउंट होगा, लेकिन बाद में फिर वहां दोबारा चुनाव होगा। वही तो बढ़ा रहा हूं। अगर मान लो मैं चुनाव लड़ रहा हूं, फॉर एग्जांपल लखनऊ से भी मैं जीत गया, इलाहाबाद वेस्ट से भी मैं लड़ गया चुनाव, नोएडा से, ठीक है, 2 जगह से मैं जीत गया लोकसभा में, तो मेरे पास 2 सीट है। अब मेरे को एक छोड़नी पड़ेगी वरना दोनों जाएगी, एक आपको छोड़नी पड़ेगी वरना दोनों जाएगी। अब चाहे आप जिसको चूज करो, जिसको आप मान लो मैंने चूज कर लिया लखनऊ, तो ये सीट में मैं जीता था, तो ये सीट खाली हो गई, यहां पे दोबारा चुनाव होगा खाली सीट में। हाँ डेफिनेटली, अगर मैं जिस पार्टी से हूं उसमें 2 सीट बढ़ रही हूँ, बट फिर मेरे को एक छोड़नी पड़ेगी, राइट? और उस पर दोबारा चुनाव होगा। तो ये होता है हमारा कि अगर आप 2 सीट पे जीत गए हो तो आपको भाई साहब एक छोड़ो वरना दोनों चली जाएंगी। आखिरी, यह पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ स्टेट एंड पार्लियामेंट। अगर आप राज्य में भी जीत रहे हो, पार्लियामेंट में भी जीत रहे हो, यानी आप एमएलए भी बनना चाहते हो, आप एमपी भी बन गए हो, तो आपको एक सीट छोड़नी पड़ेगी, वरना जो आपकी बड़ी सीट है विच इज पार्लियामेंट, वो अपने आप हो जाएगी खाली। तो ये 4 कंडीशन थे हमारे डबल मेंबरशिप के। फिर से आप देख लो, अगर आप ऑलरेडी किसी हाउस के मेंबर हो, दूसरे हाउस में आप जीतते हो, तो पहले हाउस की सीट आपकी ऑलरेडी हो जाएगी वैकेंट। सेकंड कंडीशन, अगर आप दोनों हाउस में एक साथ जीतते हैं तो आपको 10 दिन के अंदर चूज करना पड़ेगा आप किस हाउस में जाओगे, वरना राज्यसभा की सीट आपकी हो जाएगी वैकेंट। तीसरा है, अगर आप एक ही हाउस के 2-2 सीट पे जीत जाते हो,
राइट, ये पॉसिबल लोकसभा में हो सकता है। तो इस केस में आपको एक छोड़नी पड़ेगी, वरना दोनों ही आपकी चली जाएंगी। जिस सीट को आप छोड़ोगे वहां पे फिर बाई इलेक्शन होते हैं हमारे, सुना होगा आपने, उपचुनाव जिसको हम बोलते हैं, वो होगा। और आखिरी कंडीशन है, अगर आप एमपी बन गए हो, एमएलए भी बन गए हो, तो आपको एक छोड़नी पड़ेगी। राइट, एक छोड़नी पड़ेगी, वरना दोनों ही चली जाएगी। अभी अखिलेश यादव ने एमपी शिप छोड़ दी थी, एमएलए है, ठीक है। क्लियर अभी कंडीशन सारी? बालक, राज्यसभा की वैकेंट, क्योंकि वो अपर हाउस है ना सुधा जी, राइट, अपर हाउस है इसलिए। हाँ, राहुल गांधी जी भी 2 सीट से लड़े हुए थे, एग्जैक्टली। भैया हम लोग के पार्टी का नाम क्या होगा? क्या होगा पार्टी का नाम? जिस हिसाब से तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, बेरोजगार वाला ही रखना पड़ेगा। बेरोजगार पार्टी। ठीक है, राइट साहिल जी। टिकट कैसे मिलता है? ये तो मत पूछो कैसे मिलता है सर। पता कैसे चलता है छोटा है कौन सी सीट बड़ी है? तो ये हमने कहाँ बात की भाई? ये तो राज्यसभा लोकसभा तो पता ही है भाई, लोग कौन अपर हाउस है कौन लोअर हाउस है। बट ये 2 सीट में ऐसा छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है। 2 सीट में बस हमारा ये है कि भैया जी दोनों वैकेंट हो जाएंगे अगर आप एक नहीं चूज करोगे तो। यहाँ बड़ा और छोटा का है ही नहीं। भैया जब अपन लास्ट टाइम डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ रहे थे तो लाइव एग्जांपल भी देखने मिल गया था राहुल गांधी जी का, एग्जैक्टली। चलो ठीक है यार, ये है बड़ा आसान, लेकिन क्वेश्चन बन जाते हैं इसलिए आप ही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये खुद से बोरिया बिस्तर बांध लो, निकल लो, वरना दोनों से निकाल लेंगे, ठीक है। चलो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म ही नहीं हो रहा है, राइट। तो ये सब वही थे हमारे, अब आपको यहाँ पे समराइज कर दिया गया है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या जो हमारे 10th शेड्यूल में बाद में हमने ऐड किया है, इन सब बेसिस पे हम लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं अपने मेंबर्स को, ठीक है। रिजिग्नेशन भी हो सकता है। अब मान लो एमपी है, वो रिजाइन कर दे, डेथ हो जाए, किसको करेगा रिजाइन? स्पीकर को करेगा या चेयरमैन को करेगा या जो भी बैठा होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को करेगा, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो पूछते हैं सर, जो मुंह उठा के आ जाते हैं सर पार्लियामेंट में, सर ये बता दो, मेजॉरिटी बता दो, और भाई उसके पहले 3 क्लास हो चुकी होती है, राइट। उनके लिए तो फॉर देम नहीं, हमने कुछ पढ़ा नहीं है 2-3-4 दिन से, आपका ही वेट कर रहे थे हम लोग, ठीक है भैया। अगर 2 सीट जीती है फिर एक छोड़ रहे तो इस पर कोई केस वगैरह नहीं होना चाहिए कि पैसा खराब करके? नहीं मितेश जी, ये रूल बनाया गया है उनके द्वारा ही। अब सोचो ऐसा हो कि तुम्हारा सीडीएस का 2-2 एक साथ हो, 2-2 अटेम्प्ट, ऐसा कुछ कर ले, राइट। या सीडीएस के साथ एक और कोई पेपर करवा दे कि 2 में से कम एक तो क्लियर हो ही जाएगा ना। तो वो इसलिए करते हैं, जो बड़े लीडर होते हैं ना पार्टी के, जो खासकर पीएम कैंडिडेट होते हैं, जो कोई बड़ा लीडर होता है, वो यही करता है सेफ्टी के लिए, राइट। कि मान लो एक हार गए तो क्या होगा यार, इसलिए। Is an MP disqualified under 10th schedule stand again for the same area? बिल्कुल कर सकता है, राइट, बिल्कुल। आप अगर आज डिस्क्वालीफाई हो गए, आज आप हार गए हो, तो कल कहीं से भी लड़ सकते हो चुनाव, उस पर कोई लिमिट नहीं। जब डिस्क्वालीफाई होगा तो वो चेंज ही क्यों करेगा? मतलब हाँ, अच्छा ये कह रहे हो कि अगर मैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहा हूं, मुझे पता है कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, तुम्हें भी तो पता होता है कि नहीं पढ़ोगे तो पेपर क्लियर नहीं होगा, लेकिन मजा आ रहा होता है ना, आ रहा होता है। ऐसी चीजें आप बहुत करते हो ना, जिससे मजा बहुत आता है, लेकिन पता है आपको ये चीज ऐसा ही नहीं है, तो वही वहां पे, राइट। उनको भी पता है भाई कि ठीक है यहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, बट बदले में जो मिल रहा है वो पार्टी का प्रॉमिस कर रही है आपको ये बना देंगे। अब जब मुझे दिख रहा है भाई, राइट, एक वो है, एक मैं उन स्पीच सुनाता हूँ आपको, एक स्पीच सुनाता हूँ, उनका नाम है रामदास अठावले। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जब आपको पता है सामने वाली पार्टी जीतने वाली है तो आप वहां चले जाओगे। जब आप होगा कि ये जीतेगी, आप वहां चले जाओगे, छोड़ते रहोगे, ठीक है। चलो स्पीच बाद में दिखाऊंगा, ये होता है। और नींबू का पेड़ लगाया था, अब नींबू आ गए हैं, भिजवाना है क्या आपको?
पानी भिजवा देना साथ में, नींबू पानी, ठीक है भेज दो। भैया लखनऊ वालों को लास्ट मंथ में कब बुलाओगे, आपने कहा था। मतलब आदमी जोश जोश में बोल देता है, तुम सीरियस ले लेते हो उसको। नहीं नहीं आ जाना यार, ठीक है आ जाना। उस पे एसी लगना बस बाकी है, वो लग जाए फिर आ जाना, ठीक है। गर्मी में पढ़ना दो, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हो लखनऊ के अगर आप पास हो। चलो ठीक है, बस अभी चुप, आगे नेक्स्ट। भैया तो कुछ रूल एससी को नहीं बनाने चाहिए, इनके अगेंस्ट। किनके अगेंस्ट? जो डिस्क्वालीफाई होते हैं। नहीं वो तो रूल ही तो है, तभी तो भाई, तभी तो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। रूल आप क्या बनाओगे इसमें। चलो आगे। तो ये है भैया हमारा, अगर आप 60 दिन तक एब्सेंट हो लगातार बिना परमिशन, राइट, तब भी आप हो जाओगे डिस्क्वालीफाई। तो ये सारे हमारे, जितना आपने यहां से पढ़ना शुरू किया था भाई साहब आज, ये सारे हमारे डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स थे। किन किन ग्राउंड्स पे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, राइट, ये सारे हमारे ग्राउंड्स है उसके। चलो नेक्स्ट, ये ध्यान रखना खासकर ये वाला और जो अमेंडमेंट वाला है। मूविंग ऑन, बाकी और भी केस हैं अभी। अगर आपको इलेक्शन ही आपका वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, बड़े कॉमन सेंस वाले हैं यार, ठीक है, आप पेपर में देखेगा आप कर लोगे। अगर आपको हाउस से निकाल दिया जाए, मान लो कभी कभी ऐसा भी, अब हाउस में ऐसा नहीं कि आप जीत गए हो तो कुछ भी कर लो, जाके बैठ जाओ स्पीकर कुर्सी पे, भाई बैठेगा आज, भाई चलाएगा आज सेशन। तो ऐसा नहीं होगा ना भाई। इफ ही इज इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये देखो, ये तो पढ़ चुके हैं आप लोग कि अगर वो बन जाते हैं पीएम या सॉरी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, तो उनको छोड़ना पड़ता है। और अगर या फिर गवर्नर बन जाते हैं, तो ये तो मतलब कॉमन सेंस वाली चीज है, ठीक है। ओथ कौन दिलाएगा इनको? प्रेसिडेंट साहब दिलाते हैं। अगर वो नहीं है तो किसी और को। ये मैं बात कर रहा हूं यूनियन गवर्नमेंट की, राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। जो हमारे एमपी बन के जाते हैं, उनको ओथ कौन दिलाते हैं? उनको ओथ दिलाएंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। ओथ वगैरह है, ओथ याद नहीं करना अपने, राइट। ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत पॉइंट, क्योंकि जो हमारा एमपी बनता है उसने पहले ही ओथ ले लिया है, पहले ही उसने शेड्यूल 3 को फॉलो कर लिया है, ओथ ले लिया है। तो जो स्पीकर तो उन्हीं में से बनेगा। तो जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हमारे बनते हैं, उनको दोबारा ओथ लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एज एमपी वो ऑलरेडी ले चुके होते हैं और उन्हीं में से बनते हैं डिप्टी स्पीकर और स्पीकर। तो दोबारा उनको ओथ लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेम कहानी है डिप्टी चेयरमैन के साथ। आएगा लल्ला। सैलरी कौन करता है डिसाइड? खुद ही कर लेते हैं भैया, राइट, खुद करते हैं। और ये जो एक फंड लिखा है, ये फंड के बारे में आज आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, आर्टिकल 266, राइट। सैलरी वगैरह सब कुछ यहीं पे चार्ज होती है, राइट। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोग, ये देखो वर्ड लिखा हुआ चार्ज्ड। अब इस चार्ज्ड वर्ड का मतलब क्या है, अगेन पढ़ोगे आप आगे जाके फंड्स में, राइट। दो तरह की चीजें हमारी होती हैं। यहां से अगर आपको 1 रुपए निकालना भी है तो उसके लिए आपको पार्लियामेंट से पास करना होता है, लेकिन जो चीजें चार्ज्ड होती हैं उन चीज के लिए आपको पार्लियामेंट से पास नहीं कराना होता, अपने आप वो कट जाती है, ठीक है। तो ये फंड वाली चीज आप आगे पढ़ोगे, बस ये जान के रखो कि इनकी सैलरी वगैरह कौन करेगा डिटरमाइन? खुद ही कर लेते हैं, पार्लियामेंट ही करता है। पार्लियामेंट में कौन बैठे हैं? यही बैठे हैं। आगे वाइस हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पढ़ चुके हैं आप, कितनी बार पढ़ोगे भैया, रीड कर लो, पढ़ चुके हैं हम लोग। वाइस प्रेसिडेंट याद है, भूल चुके हो? ठीक है, रिमूव कैसे होंगे देख लीजिए। यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी। पेंशन टेस्ट अभी है 8:30 पे है। मैप वाला क्लास बहुत अच्छा था, सब क्लियर हो गया। एक्सरसाइज वाला हाँ जी करेंगे, रोहित जी करेंगे। एक्स ऑफिसर का मतलब मोहित जी होता है बाय डिफॉल्ट यार, मतलब ऑटोमेटिकली आप बन जाओगे चेयरमैन उसके। एक पोस्ट पे आपको 2 पोस्ट मिल जाते हैं। प्रिंट करवाने गया था, प्रिंट करने वाले भैया बोले ये कौन से टीचर है, मीम भर रखे हैं स्लाइड। ये प्रिंट करवा रहे हो इतना पेज? भैया आज आपका व्रत है क्या? आज क्या है? सोमवार है। मेरे लिए कोई रख रहा है बेटा? हाँ क्या कह रहे हो? चलो ठीक है, आगे 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 आगे। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है, यहां तक आसान है सारी चीजें।
अब आगे चलेंगे, अब थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। तो चेयर स्पीकर की तरह चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जी को भी ये, अच्छा ये कास्टिंग वोट की कहानी है, एक मिनट रुको। यहाँ आगे कास्टिंग वोट रखा है मैंने ना, ठीक है। देखो समझो, ठीक है, ये आखिरी टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, एक हमारा हाउस है लोकसभा, ध्यान से प्लीज, एक हाउस है हमारा राज्यसभा। लोकसभा में कौन होता है? स्पीकर होते हैं हमारे, राइट, हमारे स्पीकर होते हैं। इनके इलेक्शन की डेट डिसाइड कौन करता है? पहली बात तो इनका ओथ हमने देखा अभी, ये ओथ एज अ एमपी ले लेते हैं, तो एज अ स्पीकर कोई ओथ नहीं होता, करेक्ट। इनको हम चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं। यहां पे मैं प्रोटेम स्पीकर की बात अभी नहीं कर रहा हूं, फुल टाइम स्पीकर की बात कर रहा हूं। ये इलेक्ट होते हैं, राइट, और इलेक्शन की डेट ऑफ इलेक्शन इनके डिक्लेयर कौन करता है? बाई प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब हमारे डिक्लेयर करते हैं डेट ऑफ इलेक्शन, करेक्ट। दूसरी कहानी यहां पे ये है कि अगर इनको हमको रिजाइन करना हो, किसको करेंगे? रिजाइन करना है, सेम वही जो हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट में, डिप्यूटी को रिजाइन कर देंगे, डिप्यूटी स्पीकर को ये क्या कर देंगे? रिजाइन कर देंगे। अब इनके बारे में खास बात क्या है? खास बात ये है, पहली बात तो कि यार ये रिमूव ऐसे नहीं होते, इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है इनके पास, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इनके पास होगा, इसका मतलब क्या है? अगर आपको इनको रिमूव करना है तो ये होंगे केवल इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूव। इसका मतलब क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ देन मेंबर्स, यानी जितने लोग उस टाइम पे प्रेजेंट हैं, तो मतलब टोटल स्ट्रेंथ में से जो वैकेंट सीट इनको हटा के जो मेजॉरिटी होगी, इट इज नोन एज इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो ये चीजें हैं स्पीकर, लोकसभा हमारे स्पीकर के बारे में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, करेक्ट। ज्वाइंट सिटिंग यही करते हैं, प्रिसाइड वो सब पढ़ चुके हैं हम लोग। एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरा ये है कि राज्यसभा के जो हमारे चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उनको हम चेयरमैन कहते हैं। जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उनके इलेक्शन की डेट कौन करता है डिसाइड? चुप रहना। पहला ऑप्शन दे रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन, राइट। मैं पोल दे रहा हूं, जैसे यहां पे प्रेसिडेंट साहब करते हैं डिसाइड डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर, वैसे ही राज्यसभा में डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ चेयरमैन कौन है जो डिसाइड करते हैं? मैं आपको दे रहा हूं पोल, बताओ आशीष सर, बताओ। इधर बताओ, आइए आइए यहाँ आइए, हम मेरे को बस आंसर चाहिए, एक्सप्लेन मत करिए। रुक जाओ, हाँ भाई भाटी बताओ। हाँ, रिपीट कुछ नहीं होगा। हाँ, हाँ, क्वेश्चन पता क्या था? ये देखो 54% लोग, और इनको पॉलिटी आसान लग रही है, मजा आ रहा है। बताओ भैया। हो गया, 54% लोगों ने सही चूज किया है भैया जी। इधर देखो, राज्यसभा के चेयरमैन होते कौन हैं? राज्यसभा के चेयरमैन हमारे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कौन कराता है? तो ये क्यों नहीं कर पाए यार? उसमें उल्लड़ उल्लड़ लाया करो यार, प्लास्टिक मिलाते रहते हो। हाँ भाई, समझ गए? अभी ऐसे घुमाता है क्वेश्चन, आपको पूछा मैंने वही जो पढ़ाया है, लेकिन देखो नहीं कर पाया, है ना? कर लिया था आपने। चलो
ठीक है, ओके। तो इतनी चीजें हमारी हो गई। अब यहाँ पे ना एक कास्टिंग वोट की चीज है जो यहाँ लिखी है, राइट। कास्टिंग वोट क्या होता है, यहाँ है, यहाँ, चलो यहाँ लिख दे रहा हूं। कास्टिंग वोट क्या है, देखो। तो भाई साहब जैसे मान लो मॉनिटर, ठीक है, दोनों क्या है हमारे हाउसेस में होते हैं मॉनिटर, करेक्ट। तो यार हाउस में होती है वोटिंग। जैसे मान लो कोई बिल आया है कि लड़कों की शादी की उम्र कितनी की जाएगी, 15 साल। 15 साल, ठीक है। ये बिल आया है, राइट। ये है स्पीकर पे पुष्पा, स्पीकर है हमारे पुष्पा जी, और ये बाकी लोग हैं, करेक्ट। आधे लड़के हैं आधी लड़कियां। तो यार जब बिल आया, बिल पे वोटिंग शुरू हुई, मान लेते हैं 200 लोग हैं, 200 लोग मेंबर हैं और एक हमारे पुष्पा जी। तो 200 लोग यार वोटिंग यहां पे करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, इन 200 लोग इस बिल पे वोटिंग करेंगे। मान लेते हैं 100 लोग इसके फेवर में आए कि हाँ भाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, और 100 लोग इसके अगेंस्ट गए कि नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे टाई हो गया, राइट, टाई माहौल हो गया। अब जो स्पीकर थे पुष्पा जी, वो अपना यहां पे वोट यूज करेंगे और वो ऑब्वियसली किसको देंगे, होनी चाहिए, राइट। तो यहां पे फिर ये बिल पास, 15 साल उम्र, प्रेसिडेंट साहब ने हाँ बोल दिया तो शादी की उम्र हो गई 15 साल। तो यहां आपने ये देखा कि जो हमारे स्पीकर हैं वो पहली बार में वोट नहीं कर रहे, पहली बार में हाउस वोट कर रहा है। लेकिन जब टाई हो गया हमारा, तब ये वापस आके अपना वोट दे सकते हैं किसी भी एक को, फेवर में भी या अगेंस्ट में भी। इसी वोट को हम कहते हैं कास्टिंग वोट। ये होता है स्पीकर का कास्टिंग वोट, जो कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं देते हैं, फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं देंगे, टाई के केस में ही ये देंगे। सेम गोज विथ योर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो यहां पे आप देख लीजिए, ये आपने पढ़ा, यहाँ पे जो हमारे होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं, इनको हम रिमूव कर सकते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी से। अनलाइक द स्पीकर, चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसलिए ज्वाइंट सिटिंग में प्रेसाइड नहीं करते हैं, ये पढ़ा है हमने, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहां हमने देखा स्पीकर की तरह ही चेयरमैन भी हमारे वोट पहले इंस्टेंस में नहीं करेंगे, पहले में हाउस करेगा। बट जब टाई हो जाएगा, अगर इक्वलिटी ऑफ वोट है, यानी कि टाई हो गया है माहौल, तो उस केस में आके फिर ये अपना वोट दे सकते हैं। इसी को हम कास्टिंग वोट कहते हैं। कोई इनके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि किसको वोट दे, किसी को भी दे सकते हैं। जब इनको हम, पहले ये क्लियर यहां तक सभी लोग बालक, हाँ जी, सभी का। अगर टाई नहीं हुआ तो चेयरमैन वोट नहीं करेंगे, नो सर, जरूरत क्या है। अगर टाई नहीं हो रहा है भाई साहब तो क्यों वोट करेंगे, सिंपल सी बात। अगर एक वोट से कम पड़ रहा हो तो मत, केवल एक ही केस में करेंगे भाई, जब इक्वलिटी होगी, दैट्स इट। जो भी होगा वहां पे, चाहे वो डिप्टी बैठा हो, चाहे, अरे जब आप स्पीकर बोलते हो, उसका मतलब ये है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा यार, अगर उस टाइम पे डिप्टी बैठा है तो वो भी तो वही काम करने के लिए बैठा है ना। एक सेकंड गाइस, अलका सिंह अनम्यूट करो जरा। क्या पूछ रहे हैं मैम आप? पूछिए, पूछिए मैम। हाँ जी भैया, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल का पूछना था। पूछिए, कैसे मतलब होते हैं लोग? हाँ जी। आज आपकी ये पहली क्लास है क्या? नहीं भैया, तो यार ये तो वो उस पहले वाली क्लास में मतलब बीच बीच में थोड़ी सी मिस हो गई थी, देखी नहीं थी। अच्छा, तो देखिए भैया, है ना, इफेक्टिव मेजोरिटी से आप रिमूव करेंगे इनको। स्टार्टिंग में आज ही बताया था मैंने, है ना। एक सेकंड, आप राजस्व में इनिशिएट करेंगे केवल। गोहन जी अनम्यूट करिए, क्या दिक्कत है आपको? टाइम कितना हो गया भाई? अभी तो काफी टाइम। हेलो हाँ सर, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अपन ने पढ़ा अभी सर। हाँ ये जी।
प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे ग्राउंड रूट डिफेक्शन होता है या नहीं होता है क्या? मतलब नहीं, प्रेसिडेंट तो भाई एक ही पोस्ट पे लड़ रहा है, उसका क्या 2 पोस्ट पे चुनाव हो नहीं गया? सर, उसका हाँ। नहीं, जो इलेक्ट करते हैं ना उनको, प्रेसिडेंट को, जो वो अपना जो वोट कास्ट करते हैं, तो हम्म। उसमें जो अगर किसी दूसरी पार्टी का मेंबर अपने नहीं, कैंडिडेट को उसमें वोट उसमें नहीं नहीं कर, होता, उसमें नहीं होता, वही है, ठीक है, गुड। हाँ उसमें नहीं है, राइट। ओके, मतलब डायरेक्शन उसमें फॉलो नहीं होता। बाकी में देखो क्या होता है ना, आपको जैसे मान लो वोटिंग हो रही है, अब वोटिंग के टाइम पे यार क्या होता है, हर पार्टी के ना एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहां बैठे होते हैं। आप जब अपना वोट कास्ट कर रहे होते हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एमपी हूँ बीजेपी का, तो बीजेपी का कोई वहां बैठा होगा, जब मैं अपना वोट डाल रहा हूँ तो मुझे उसको दिखाना पड़ेगा, ये देखो इसको दे रहा हूँ मैं, समझे? तो ऐसे आपको उसको शो करना होगा। और अगर आप नहीं भी शो करते हो, और अगर आप गलत शो करते हो कि आपको बोला कुछ और है पार्टी ने, आपने किया कुछ और है, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये पूरा होता है हमारा उसमें प्रोसेस, ठीक है। चलो, तो भाई साहब ये है हमारा। तो ये कास्टिंग वोट जरा ध्यान में रखेंगे सब लोग, कास्टिंग वोट में कैसे चीजें हमारी होती हैं। आगे भी आपको वही मिलेगा, चलो शाम को पढ़ेंगे उसको। अभी 10:30 टेस्ट करेंगे, राइट। आसान है यार आगे, ठीक है, बहुत ही आसान है। मैं इसको आपको भेज दूंगा स्लाइड। सुनो, एक काम करते हैं, मैं आपको इसको भेज दूंगा, राइट। शाम तक रीड कर लोगे क्या, क्या कहते हो? नेक्स्ट कम से कम 20 पेज आपको रीड करने चाहिए, हाँ, नेक्स्ट 20-25 पेज रीड करके आना, ठीक है। और बाकी टारगेट्स जो भी हैं उसको पूरा करना। यहां से मैं फिर से बताऊंगा शाम को, ठीक है। चलो ध्यान रखो, बाय बाय। रिकॉर्डिंग कब डालेगी भाई? क्लास खत्म होगी उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग आएगी, फिर डालेगी, ठीक है। भैया का प्रेसिडेंट वीटो ओनली एक बार यूज कर सकते हैं क्या? धनंजय जी, अगर वो सस्पेंसिव वीटो है तो यस, एब्सोल्यूट वीटो है तो एक बार जरूरत ही है। एक बार ना बोल देंगे बिल ही खत्म हो गया, तो बार बार क्यों यूज करना है? बट अगर आप ये पूछ रहे हो कि क्या अपने कार्यकाल में केवल एक बार यूज कर सकते हैं क्या, तो नो, जितनी मर्जी उतनी बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय। हाँ भाई, समझ में आया? आसान है ना, एक बार टेस्ट हो जाए। हाँ।